आप जरा जरूर सुने इसे। जी, तो देश नहीं बिकने दूंगा। जब सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना था मोदी जी को, तो तमाम जो झूठे दावे और वादे उन्होंने किए, उनमें से एक ही बहुत बड़ा दावा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और मुझे कहना पड़ेगा कि शायद कलयुग के सत्यवादी ऐसे ही होते हैं, जिनके लिए हमें कहना पड़ता है, और खासतौर से मोदी जी के लिए कहना पड़ता है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाए। तो अब आप देखिए, 15 लाख रुपया अकाउंट में आना, अभी पता चला कि 15 लाख नौकरियां अगस्त में चली गई, तो 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, या काशी को क्योटो, जो कि उनकी अपना क्षेत्र है, काशी को क्योटो बनाने की बात हो, मोदी जी के जितने दावे और वादे रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले साबित हुए। चलिए, ये तो झूठे वादे और दावे की बात हो गई, लेकिन अब जो मोदी जी ने करने की ठानी है वो देश की विरासत और देश के भविष्य पर कुठाराघात है। एक बहुत बड़ा हमला है, एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को तमाम प्रदेशों की राजधानियों में भेजा है कि हम आपसे बात कर सकें और जनता को, हिमाचल के भाई बहनों को इस विषय की गंभीरता के बारे में संज्ञान हो सके, उनकी जानकारी में ये बात आ सके। तो आप देखिए, कुछ दिनों से ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हो रही है। ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ग्रेट इंडियन सेल है, क्लियरेंस सेल है, यानी कि 70 साल में भारत के निर्माताओं ने, भारत के जननायकों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग करते हुए जो भी पूंजी अर्पित की, जो भी संपत्ति बनाई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसे 30 से 50 साल तक के लिए एक प्राइवेट एंटिटी या थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा। और मुझे ये बताने या कहने की जरूरत नहीं कि ये 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति कौन हैं जिनकी जेबें भरने का काम लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कि 3 काले कानून बाद में बनते हैं, पहले अडानी जी के वेयर हाउस बन जाते हैं, गोदाम बन जाते हैं। तो मोदी जी बता रहे 50 साल तक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यूसेज, मेंटेनेंस, हर तरीके से जुड़ा हुआ हर निर्णय जो है वो प्राइवेट एंटिटी, थर्ड पार्टी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको दिया जाए। 1000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बेची जा रही है, 210 लाख मेट्रिक टन के फूड के ग्रेन स्टोरेज वेयर हाउस बेचे जा रहे हैं, 2.86 लाख किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर और 15,000 टेलीकॉम टावर्स बेचे जा रहे हैं, 25 एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, 9 पानी के जो पोर्ट्स होते हैं, जहाज के पोर्ट्स हैं, वो बेचे जा रहे हैं, 761 माइनिंग ब्लॉक्स बेचे जा रहे हैं, 2 नेशनल स्टेडियम और करीब 1.5 लाख करोड़ वर्ग के रेलवेज, यानी कि उसमें 400 स्टेशन होंगे, कई ट्रेन्स होंगी। और ये सारी चीजें जो कि देश की संपत्ति, वो अब किसी उसका प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश हो जाएगा। ये सारे प्राइवेट सेक्टर PSUs जो हमारे। अब एक बड़ी बात जो सामने आती है कि अगर हम पर ये आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी पर कि 70 साल में आपने किया क्या, और ये जो रोज नई लिस्ट निकलती जा रही है डिसइन्वेस्टमेंट की, ये विनिवेश की, ये सारी चीजें तो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। तो मोदी जी ने बनाया कुछ नहीं, लेकिन बेचना उनको सब कुछ है। पी चिदम्बरम जी और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता करके 2-3, चिदम्बरम जी का कहना है that when you embark on a very big
transformational exercise in a country, there are two things that you have to do, Nishin. You have to set a criteria and you have to set a goal. यानी कि आप बिना नियम के, बिना नाते, तो पहले आप स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं। कौन है स्टेक होल्डर्स? क्या रेलवे के कर्मचारी, रेलवे की यूनियन से बातचीत की गई है? कोई कंसल्टेशन हुआ? क्या पोर्ट वर्कर्स से, वेयर हाउस एम्प्लॉइज से बात की गई है? क्या किसानों से बात की गई है? क्या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूथ ऑर्गेनाइजेशन से बात की गई है? और क्या विपक्ष से बात की गई? भारत के राष्ट्रगान में पहले जन आता है, यानी देश की जनता, फिर गण आता है यानी देश का महकमा, फिर मन आता है, तीसरा नंबर है मन का। लेकिन मोदी जी के राज में सबसे पहले मन आता है। तो मोदी जी अपने मन की बात करने के लिए पूरा समय है, अपने मन की बात थोपने के लिए पूरा समय है, लेकिन विपक्ष से और जिनके जीवन पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है इस डिसीजन से, उनमें से किसी से बात करने के लिए मोदी जी के पास समय नहीं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर जो तानाशाही चलाई जा रही है, ये एक पूर्ण बहुमत का बुलडोजर बनाकर जो देश पर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा राहुल गांधी जी मानते हैं। और फिर राहुल गांधी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि हम प्राइवेटाइजेशन के कभी खिलाफ नहीं थे, क्योंकि ये सवाल आना लाजमी है कि भाई निजीकरण तो आपके समय पर भी होता था, लेकिन हमने नियम बनाए। क्या नियम थे? कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में विनिवेश नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक सेक्टर जैसे रेलवे, ये जो रेलवे को बेचना चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होगा, जैसे रेलवे न सिर्फ करोड़ों लोगों के साधन या माध्यम है, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी। हम कोर सेक्टर्स में, जो कि देश के विकास से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, विनिवेश नहीं करेंगे। हम पर जो एंटिटीज हैं वो क्रोनिक लॉस से गुजर रही है, बहुत घाटा हो रहा है, या फिर मार्केट में उनका शेयर मिनिमम है, मतलब ना के बराबर है। और ऐसे सेक्टर्स में हम कतई प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे जहां पर पूरे बाजार में केवल एक या दो कंपनीज का जो है वो शिकंजा कस जाए, यानी कि मोनोपोली या ड्यूपॉली हो जाए। और मोदी जी की सारी जो कवायद चल रही है वो मोनोपोलाइज करने की ही चल रही है कि जो उनके दो तीन मित्र हैं उद्योगपति, उनकी मोनोपोली हर सेक्टर में चल जाए। और ऐसा करने के दो सबसे बड़े दुष्परिणाम आने वाले हैं। पहला परिणाम तो यह है कि अगले 50 साल तक जो पैसा, जो आय, जो आमदनी इन सभी सेक्टर्स से जनरेट होगी, इनकम, वो जनता के किसी इस्तेमाल की नहीं होगी। वो सारी आय जो है वो ये उद्योगपति हजम करने वाले हैं, इनकी जेबों में जाने वाली। और 10 साल तक 10 सरकारें जो और आएंगी, वो सरकारें भी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगी, क्योंकि 50 साल तक कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। यानी आज की सरकार निर्णय ले और आने वाली 10 सरकारें उस निर्णय को बदल नहीं सकती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यानी रेलवेज को प्राइवेट सेक्टर जैसा मर्जी चलाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे नेशनल हाईवेज का कुछ भी हाल हो, और हिमाचल तो मुक्त भोगी है, यहाँ नेशनल हाईवे का झूठा वादा कर करके तो चुनाव लड़ लिया पूरा, और नेशनल हाईवे कितने नए बन गए, क्या हो गया, ये तो आप सब मीडिया कर्मी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोबारा ये नेशनल हाईवेज के नाम पर एक और देश को झूठ परोसा जा रहा है, थाली में सजाकर। हमें इस बात से अवगत रहना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ही सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम अगर निजी हो जाएंगे, तो SC, ST, OBC रिजर्वेशन जो मिलता है और रिजर्वेशन के तहत नौकरियां जो मिलती हैं वो चली जाएगी। तो जो समाज का वंचित वर्ग है, जो समाज के हाशिए पर खड़ा हुआ वर्ग है, और जो इस देश का नौजवान है, जिससे मोदी जी ने वादा किया, हालांकि फिर ये भी कह दिया कि नानी की गैस से पकौड़े तलिए, वो अलग बात है, पर वादा तो किया था, हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो ये दो वर्ग भुगतने वाले हैं। और राहुल जी ने ये कहा कि उन्होंने कोरोना के बारे में मोदी जी को चेताने की कोशिश की पिछले साल फरवरी में। मोदी जी ने एक नहीं सुनी, न विपक्ष की, न राहुल जी की, न विशेषज्ञों की। और पहली और दूसरी लहर का कहर हमने बर्दाश्त किया, जनता ने बर्दाश्त किया। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जानकारी में कोई नाते रिश्तेदार, कोई सहयोगी, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला कोरोना के कारण संक्रमित ना हुआ हो, या उसने अपनी
जान ही ना गवा ली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है देश में। और आज राहुल जी कह रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला निर्णय क्रियान्वित हो जाता है तो देश के नौजवान जो पहले से ही रोजगार के लिए भटक रहे हैं वो और स्थिति खराब होने वाली है। रिजर्वेशन पर इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। अब जल्दी से बात, दो बातें मैं जरा इस मूर्खतापूर्ण गणित के ऊपर भी बोलना चाहती हूँ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो बहुत से हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण बयान देती रही है। पहले भी प्याज महंगी हो गई, उससे पूछा कि भाई क्या किया जाए, आप वित्त मंत्री हैं, महंगा रुपए से ज्यादा सिलेंडर एलपीजी का हो गया, आप गैस भी चलाना छोड़ दीजिए। उज्ज्वला का बड़ा झुनझुना बजाया था आज, और कह रहे थे कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है उज्ज्वला से। कोरोना काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, और गरीबी रेखा के नीचे वाले कितने परिवार ऐसे हैं जो 1000 से ज्यादा की कीमत वाला गैस सिलेंडर आज खरीद सकते हैं। तो गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, बैलगाड़ी चलाइए अब, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ता जाएगा। ये दाम प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि अगर महंगी चीज है उसका इस्तेमाल छोड़ दीजिए, ये समाधान। तो ऐसा ही तर्क अर्थ का अनर्थ करने वाली और तर्क का कुतर्क करने वाली निर्मला सीतारमण जी का लॉजिक देखिए। वो कह रही है कि हम 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया अर्जित करेंगे किराए के माध्यम से, और मोदी जी क्या कह रहे हैं पिछले 3 साल से, लाल किले की प्राचीर में 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2021 3 साल लगातार उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 100 लाख करोड़ रुपए से मैं देश का विकास करूंगा। और अब निर्मला सीतारमण कह रही है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन कोटर्मिनस है, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ जोड़कर देखिए। 300 लाख करोड़ रुपए का विकास करने की बात कर रहे हैं और 6 लाख करोड़ जो यहां से लेकर आएंगे उससे विकास कर रहे हैं। ये कौन सा गणित है? 3 लाख करोड़ में 6 लाख करोड़ रुपया तो ऊंट के मुंह में जीने के बराबर है। तो ये गणित से तो नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है मोदी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी हो, लेकिन आज तक तो जादू की छड़ी भी हमने चलते हुए घूमते हुए देखी नहीं। ये कहां से, मैं बिना स्पीकर के बोलूं तो चलेगा? साउंड कम ना, ये कहीं और से है। मैं ऐसे बात कर लेती हूँ आपसे। तो देखिए, मोदी जी क्या जादू की छड़ी से ये 300 लाख करोड़ रुपया ले आएंगे? मुझे तो लगता नहीं। 6 लाख करोड़ से क्या मदद हो पाएगी? कोई इसमें कोई कहीं से भी कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं है। और ऐसे ही जादू की छड़ी घुमाने की बात की थी दूसरी लहर में मोदी जी ने, वो भी मैं आपको याद करा दूं। उन्होंने कहा था 550 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे 3 महीने में। साल भर होने को आया है, 50 ऑक्सीजन प्लांट नहीं बन पाए पूरे देश में। फिर से वही बात कह रही हूँ, मोदी रीति जरूर छापिएगा, जो भी प्रिंट वाले हमारे साथी हैं। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो ये सारा जो पूरी ये जो इन्होंने एक गणित करने की कोशिश की है, ये सब झूठ है, प्रपंच है। अगर ये 6 लाख करोड़ रुपया आएगा भी तो भी ये सेंट्रल विस्टा जैसे वैनिटी प्रोजेक्ट में खर्च नहीं होगा। ये मोदी जी के 8,500 रुपए के निजी विमान खरीदने में खर्च नहीं होगा। ये 10-20 लाख के अपने ही नाम वाले सूट खरीदने, 85 सूट खरीदने में खर्च नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है कि ये पैसा अगर आएगा भी तो जनता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। कौशिक बासु, जो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये रशिया की ओलिगार्क जैसा माहौल होने वाला है देश में, जो जिसे हम ओलिगार्की भी कहते हैं, कि जिसमें केवल चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश की पूरी संपत्ति दे दी जाती है। और मुश्किल बात यह है, जो कौशिक बसु कहते हैं कि एक बार आप ये संपत्ति दे दें और उस संपत्ति का इस्तेमाल करने का हक दे दें, उसके बाद ये संपत्ति वापस ली ही नहीं जा सकती। तो मोदी जी तो 50 साल बाद, 70 साल के, भगवान उनको लंबी आयु दे, लेकिन 50 साल बाद मोदी जी तो नहीं बैठे मिलेंगे हमें
ये कहने के लिए कि भैया ये वापस दिया था, अब ये है, अब वापस करो। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इस देश की जनता भुगतेगी। और मजे की बात सुनिए, इस संपत्ति को खरीदने के लिए लोन मिलेगा सरकारी बैंक से, यानी जनता का पैसा जो सरकारी बैंक में है उससे जनता की संपत्ति को खरीदा जाएगा, लेकिन मालिक बनेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग। तो इसमें ठगा कौन जा रहा? किसको मोदी जी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं? इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय किया है कि चाहे सड़क की बात हो या संसद की बात हो, हालांकि मोदी जी ना सड़क पे बैठे हुए किसानों की सुन रहे हैं, ना संसद में बैठे हुए विपक्ष की सुन रहे हैं, लेकिन सड़क से लेके संसद तक हम लगातार संघर्षशील रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। और ये जो हम दो हमारे दो, इनको सारी संपत्ति बेच दो, ये जो कवायद है, हम इसको किसी तरह से सफल नहीं होने देंगे। और मैं गुजारिश करना चाहती हूं अपने मीडिया के साथियों से कि आपके माध्यम से इस पर वाद विवाद संवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि देश में बिना संवाद के, बिना समन्वय के इस तरह से निर्णय हो जाना, संसद में 25 मिनट में 20 बिल का कानून बन जाना, ये लोकतंत्र को बहुत ही कमजोर बनाता है। लोगों का मत अगर लोकतंत्र में शामिल नहीं होगा तो मैं समझती हूं कि ये केवल और केवल तानाशाही है। और इस तानाशाही के लिए तो कम से कम देश की जनता ने वोट नहीं दिया था। आपने बहुत ही गंभीरता के साथ मेरी बात को सुना और मैं समझती हूँ कि देश की विरासत और इतिहास को बचाने की इस कवायद में आप लोग पूरा साथ देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में